नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं आपके सम्मुख डेली करंट अफेयर्स के प्रोग्राम की सीरीज़ में। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जुड़ने के लिए। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भी इसे शेयर करें। चलिए आज देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। हाल ही में रेल मंत्रालय के लिए जनता को समावेशी रेलवे सेवाओं प्रदान करने वाला वन स्टॉप समाधान के उद्देश्य हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा ऐप जो है रेल मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो IRCT, ई रेल, स्वरेल या रेल। तो इसमें से जो है हमारा राइट आंसर स्वरेल हो जाएगा। IRCT से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे, कहीं भी आना जाना होता है तो जब रेलवे में टिकट बुकिंग करनी होती है तो IRCT का लोग जो है अधिकतर उपयोग करते हैं। चलिए इसकी व्याख्या को देखें तो क्या है कि हाल ही में रेल मंत्रालय ने सुपर ऐप स्वरेल पेश किया है, जो जनता को समावेशी रेलवे सेवाएं प्रदान करने वाला वन स्टॉप समाधान होगा। मतलब यहाँ पर जो है बुकिंग भी हो सकती है, PNR स्टेटस भी दे सकते हैं और इससे जो है जो विंडो टिकट लेते थे यानी जनरल टिकट जो लिया जाता है वो भी ले सकते हैं। तो चलिए इस ऐप का उद्देश्य एक सहज और स्वच्छ उपयोगकर्ता इंटरफेस के साथ उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाना है। यह विभिन्न रेलवे सेवाओं को एकीकृत करता है, जिसमें कई अनुप्रयोग की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और उपयोगकर्ता के उपकरणों पर स्थान की खपत कम हो जाती है। यानी पहले जो है विभिन्न प्रकार के जो है ऐप डाउनलोड करने पड़ते थे, वो अब समाप्त हो जाएगी स्वरेल के माध्यम से। यह सुपर ऐप रेलवे सूचना प्रणाली द्वारा विकसित किया गया है। यह भारतीय रेलवे के सभी सार्वजनिक सामना करने वाले अनुप्रयोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है। सुपर ऐप के बारे में देख लें तो यह भारतीय रेलवे की विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। यानी कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक जगह से आपका काम हो जाएगा, जिसमें आरक्षित और अनारक्षित टिकट बुकिंग यानी रिजर्व्ड और अनारक्षित मतलब अनरिजर्व्ड टिकट बुकिंग, प्लेटफार्म और पार्सल बुकिंग, ट्रेन और PNR पूछताछ। ट्रेन भी हम लोग देखते हैं ना, कहाँ पहुँची क्या नहीं पहुँची, तो वो भी इससे हो जाएगा। PNR पूछताछ तथा रेल मदद के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। यह उपयोगकर्ताओं को मोबाइल के क्रेडेंशियल पर अपने मौजूदा रेल कनेक्ट या UTS यानी अनारक्षित टिकट सिस्टम का उपयोग करके ऑन बोर्ड करने की अनुमति देता है। प्रथम लॉगिन पर क्या होगा कि प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए टिकट बुकिंग की सुविधा के लिए एक R वॉलेट बनाया जाता है और मोबाइल ऐप पर UTS से मौजूदा R वॉलेट स्वचालित रूप से लिंक हो जाते हैं। ऐप पूछताछ के लिए संख्यात्मक एम पिन कोड का उपयोग किया जाएगा, जिसके जरिए जो है एक सुरक्षित और सुविधाजनक लॉगिन विकल्प भी प्रदान किया जाएगा। उपयोगकर्ता मोबाइल नंबर OTP के माध्यम से अतिथि के रूप में लॉगिन कर सकते हैं। तो ये स्वरेल के बारे में हम लोगों ने देख लिया, अभी फ़िलहाल में जो है रेल मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष ऑस्ट्रेलिया ने घोषित किया है। तो ठीक है, और दूसरा जो बिंदु कह रहा है, इस पहल का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करके अंतर पीढ़ीगत संबंधों को पोषित करके और समावेशी स्थान बनाकर परिवार और समुदाय के संबंधों को मजबूत करना है। पूछ कह रहा है यहाँ पर कथन कौन सा सही नहीं है, यानी गलत कथन की अपेक्षा रख रहा है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये पहला कथन गलत है हमारा, क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं UAE होगा। ठीक है, और दूसरा कथन हमारा सही है। तो गलत कथन की बात कर रहा है, कौन सा कथन गलत है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। चलिए इसकी व्याख्या को देखें तो अबू धाबी जो है 27 जनवरी 2025 हाथ मिलाना और हाथ मिलना के नारे के तहत UAE के राष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने एकजुट और सशक्त समाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है।
इस पहल का उद्देश्य क्या होगा कि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया जाएगा और अंतर पीढ़ीगत यानी पीढ़ियों में जो अंतर है उसके संबंधों को पोषित किया जाएगा। ठीक है, समुदाय के संबंधों को मजबूत करना, यह उन सभी को प्रोत्साहित करता है जो यूएई को अपना घर कहते हैं, ताकि वे सामुदायिक माध्यम से समाज में सक्रिय रूप से योगदान दे सकें और साझा जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा दे सकें और सामूहिक प्रगति की ओर अग्रसर हो सकें। इस पहल की देखरेख जो है उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति न्यायालय के अध्यक्ष शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान और राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए राष्ट्रपति न्यायालय की उपाध्यक्ष शेख मरियम बिन्त मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान द्वारा की जाती है। वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में यूएई सामुदायिक सामंजस्य को मजबूत करने, अमीराती मूल्यों को बनाए रखने और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और पहल शुरू करेगा। अब देखिए महत्वपूर्ण खबर है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। तो इसी पर आज प्रश्न है हमारा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना भारत सरकार द्वारा नोडल संगठन अर्थात राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के माध्यम से 12 मार्च 2024 के आदेश के तहत की गई थी। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के उद्देश्य से यह बिग कैट अलायंस जो है शुरू किया गया था। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो पूछ क्या रहा है, सही विकल्प का चयन करना है। तो दोनों कथन हमारे सही हैं। चलिए देख लेते हैं। और ये जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है इन 7 प्रजातियों को संरक्षण देने के लिए जो है शुरू किया गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना पर रूपरेखा समझौता आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। ठीक है, और इसके बारे में अन्य कुछ जानकारियां देख लें तो विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर IBCA के रूपरेखा समझौते का निक्षेपागार के रूप में कार्य कर रहा है। भारत के साथ निम्नलिखित 4 देशों ने रूपरेखा समझौते के समझौतों के अनुच्छेद 8(1) के अंतर्गत अनुसमर्थन या दस्तावेज दे दिया है। ठीक है, और उसमें कौन कौन है भारत सहित, इसमें भारत भी शामिल है, भारत प्लस और कौन है, निकारागुआ गणराज्य, एस्वातिनी साम्राज्य, सोमालिया संघी गणराज्य और लाइबेरिया गणराज्य। तो ये 4 हैं और प्लस भारत है यानी 5 हैं। देखें अब तक भारत सहित जो है 27 देश ने IBCA में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों ने भी IBCA के साथ साझेदारी की है। IBCA को जो है 2023-24 से 2027-28 तक जो है 5 वर्षों की अवधि के लिए कितने करोड़, 150 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। IBCA के बारे में देख लें तो इस संगठन की शुरुआत प्रधानमंत्री यानी भारतीय प्रधानमंत्री होगा, भारतीय प्रधानमंत्री, ठीक है, द्वारा अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम के दौरान की गई थी। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर रहा है। तो प्रोजेक्ट टाइगर आप लोगों को याद होगा 1973 का वो समय जब प्रोजेक्ट टाइगर जो है टाइगर के संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया था। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है आया था, उसके बाद जो है प्रोजेक्ट टाइगर 1 साल बाद शुरू किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2024 में आयोजित बैठक में IBCA की स्थापना को मंजूरी दी। इसका मुख्यालय भारत में होगा। तो मुख्यालय कहाँ है IBCA का? भारत में है। शुरुआत कब हुई जो है IBCA की स्थापना के संदर्भ में पहल कब शुरू की गई? अप्रैल 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा, और फ्रांस के राष्ट्रपति थे उस समय।
चलिए 23 जनवरी 2025 से IBCA और इसका सचिवालय एक पूर्ण संधि आधारित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी इकाई बन जाएगा। ठीक है, 23 जनवरी 2025 से। ठीक है, कौन सा संगठन बन जाएगा? एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी इकाई बन जाएगा। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ये देख रहे हैं, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और प्यूमा और चीता, ये सब हैं। ठीक है, संगठन की सदस्यता इन प्रजातियों को आश्रय देने वाले सभी संयुक्त राष्ट्र देशों तथा उन अन्य देशों के लिए खुली है जहां ये प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, जो बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में सहयोग करने में रुचि रखते हैं। IBCA की स्थापना जो है भारत सरकार द्वारा नोडल संगठन अर्थात राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से 12 मार्च 2024 के आदेश के तहत की गई थी। IBCA के जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो हितधारकों के बीच सहयोग और तालमेल को सुविधाजनक बनाना, यानी जो इन्हें संरक्षण देते हैं उनके बीच जो है सहयोग करना और तालमेल बनाना और वैश्विक स्तर पर बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सफल संरक्षण प्रथाओं और विशेषज्ञता को समेकित करना। वित्तीय सहायता का उद्देश्य जो है बड़ी बिल्लियों की आबादी में गिरावट को रोकना है और वर्तमान प्रवृत्तियों में बदलाव लाना है। तकनीकी जानकारी और निधियों के एक केंद्रीय सामान्य भंडार तक पहुंच प्रदान करना है। मौजूदा प्रजाति जो है विशिष्ट अंतर सरकारी मंचों, नेटवर्कों और अंतर्राष्ट्रीय पहलों को मजबूत करना है। तो IBCA जो है जो बड़ी बिल्लियां हैं उन्हें संरक्षित करने के उद्देश्य से लाया गया है ताकि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे और खाद्य चक्रण भी बना रहे। उसके उद्देश्य से जो है IBCA लाया गया था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। किस देश में आयोजित होने वाले पहले AI शिखर सम्मेलन में PM नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो सियोल, लुसाने, पेरिस, लातविया। तो पेरिस में पहले AI शिखर सम्मेलन के रूप में सह अध्यक्ष के रूप में जो है प्रधानमंत्री जी को चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेरिस द्विपक्षीय यात्रा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में भाग लिया जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा यह घोषणा की गई है। AI शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण नवंबर 2023 में यूनाइटेड किंगडम में और मई 2024 में दक्षिण कोरिया में आयोजित किए गए थे। यहाँ पर एक्शन समिट की बात हो रही है। ये बात हो रही है अभी जो सह अध्यक्षता करेंगे एक्शन समिट की, और यहाँ पर जो है शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो पहला संस्करण 2023 में ही हो गया था। फ्रांस 11 से 12 फरवरी को AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन में 5 प्राथमिक विषयों पर चर्चा की जाएगी, जैसे सार्वजनिक हित, यानी सभी का हित हो सके। ठीक है, AI कार्य का भविष्य, यानी AI की भविष्य क्या होगा उसके प्रति, नवाचार और संस्कृति, AI में विकास, यानी जो हम इनोवेशन करते हैं, नए विचार हमारे दिमाग में आते हैं, और हमारी जो संस्कृति है वो उसमें कैसे AI जो है अपना भूमिका अदा कर सकता है। AI का वैश्विक शासन, AI को विश्व स्तर पर कैसे शासित किया जाए, यानी उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, उसके संबंध में ये बातें होंगी। तो 5 प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी। यह शिखर सम्मेलन कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक अंतर्राष्ट्रीय चर्चा करने में सक्षम बनाएगा। आगामी संस्करण पर फ्रांस ने कहा है कि यह सम्मेलन ठोस कार्रवाइयों पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वैश्विक AI क्षेत्र सार्वजनिक हित में लाभकारी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिणाम प्राप्त कर सकें। अगला प्रश्न देखें। तो हाल ही में सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार और ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार, तो सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार और ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह जी को सम्मानित किया गया है, जो कि भारत की तरफ से खेलते हैं और ये फास्ट बॉलर हैं। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्रतिष्ठित सर गारफील्ड अवार्ड से नवाजा गया है।
उन्हें आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 में मान्यता देता है। यह पुरस्कार उनके 3 प्रारूपों यानी असाधारण प्रदर्शन को सम्मानित करता है। 2024 में इससे संबंधित अन्य खिलाड़ी जैसे ट्रेविस हेड, जो रूट और हैरी ब्रूक, इनको ये सम्मान दिया गया था। पहले से भारतीय विजेता हैं जो जिन्हें यह पुरस्कार मिल चुका है, जैसे कि 2004 में राहुल द्रविड़ जी को, 2010 में सचिन तेंदुलकर जी को, 2016 में रविचंद्रन अश्विन जी को और 2017-18 में विराट कोहली जी को। जसप्रीत बुमराह सबसे तेज भारतीय जो है गेंदबाज हैं, 200 टेस्ट विकेट लिए हैं और 20 से कम की औसत से रन दिए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में शानदार प्रदर्शन रहा, जिसके तहत टाइटल जीत में अहम भूमिका रही। तो 2024 में इनका शानदार प्रदर्शन रहा। भारत को 17 वर्षों बाद T20 वर्ल्ड कप जिताने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने? जसप्रीत बुमराह जी ने। हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मणिका बत्रा, दिया चितले, अलुका अकुला और प्रियंका। तो किसने जीता है? दिया चितले ने। तो ये रही दिया चितले। ठीक है, दिया चितले ने गुजरात के सूरत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में आयोजित UTT 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। तो किसने जीता है? दिया चितले ने। कौन सा खिताब है? 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये टेबल टेनिस का ये देख रहे हैं ना, ये जो है ये टेबल टेनिस का रैकेट है। ठीक है, UTT 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 का आयोजन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 19 से 26 जनवरी 2025 तक सूरत में किया गया था। महिलाओं के फाइनल में दिया चितले ने 2 बार की राष्ट्रीय चैंपियनशिप, दुनिया में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय महिला खिलाड़ी श्रीजा अकुला को 4-3 से हराया। तो श्रीजा अकुला को हराया है। ठीक है, और ये 2 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत चुकी थी। श्रीजा अकुला इस बार चैंपियनशिप में RBI का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ठीक है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें तो 1926 में हुई थी और यह अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन का संस्थापक सदस्य भी है। हाल ही में कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हरभजन सिंह, R. अश्विन, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी। तो किसे सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर जी को। इसकी व्याख्या को देखें तो भारत के महान बल्लेबाज, ये आप देख रहे होंगे स्मार्ट सा चेहरा, सचिन तेंदुलकर जी को मुंबई में आयोजित बैट्समैन के ग्रैंड नोबेल पुरस्कार में कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया। 21 वर्षीय तेंदुलकर, जिन्होंने 664 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और खेल के इतिहास में सर्वाधिक टेस्ट और एक दिवसीय रन बनाने का रिकॉर्ड रखते हैं। सचिन को यह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भारतीय क्रिकेट को दिए गए उनके 24 वर्षों के असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। यानी 24 वर्ष तक उन्होंने क्रिकेट खेला, जहां उन्होंने 34,357 अंतर्राष्ट्रीय रन भी बनाए। इस पुरस्कार का नाम भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान C.K. नायडू के नाम पर रखा गया है, जो अभी सचिन जी को मिला है। भारत के पहले टेस्ट शतकवीर लाला अमरनाथ 1994 में इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे, जबकि तेंदुलकर जी जो है इस बार 21वें नंबर के व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। हाल ही में DRDO ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली V-SORAS का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो V-SORAS का जो है सफल परीक्षण जो है इन्होंने उड़ीसा के चांदीपुर स्टेशन से किया है। हाल ही में DRDO ने उड़ीसा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में जमीन पर आधारित पोर्टेबल लॉन्चर से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली
भी सोराट्स का मिसाइल जो है 2 सफल परीक्षण किए। यह रक्षा प्रणाली एक मैन पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है, यानी एक आदमी ही इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। ठीक है, पोर्टेबल है। सोराट्स मिसाइल में लघु प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली और एकीकृत एवियोनिक्स सहित कई नवीन प्रौद्योगिकियां शामिल हैं जो परीक्षणों के दौरान सफल सिद्ध हुई। कम दूरी के निम्न ऊंचाई वाले हवाई खतरों को निष्प्रभावी करने वाली यह मिसाइल डुअल थ्रस्ट ठोस मोटर द्वारा संचालित होगी। आसान सुवाह्यता सुनिश्चित करने के लिए मिसाइल के डिजाइन को अत्यधिक अनुकूल बनाया गया है। आधुनिक तकनीकों से लैस इस मिसाइल से सशस्त्र बलों को तकनीकी स्तर पर और भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली थ्रस्टर्स के उपयोग द्वारा दिशा नियंत्रण और संचालन के लिए जिम्मेदार है। आरसीआर प्रणाली किसी भी वांछित दिशा या दिशाओं के संयोजन में उत्प्रेरित करने में सक्षम है। आरसीएस रोटेशन, पिंच, घुमाव और टोल के नियंत्रण की अनुमति देने के लिए बल प्रदान करने में भी सक्षम है। अब देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा एक हिंदू मंदिर बना हुआ है, कहाँ पर है वो हमें बताना है। हाल ही में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दुबई में किया गया, श्रीलंका, कोलंबो या दक्षिण अफ्रीका में? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया। आइए देखते हैं। तो ये रहा BAPS बहुसांस्कृतिक केंद्र और मंदिर। ठीक है, खूबसूरत सा ये मंदिर देख रहे होंगे आप। तो उद्घाटन जो है BAPS बहुसांस्कृतिक केंद्र और मंदिर का उद्घाटन 2 फरवरी 2025 को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। इसके महत्व की बात करें तो यह दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा हिंदू सांस्कृतिक परिसर है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा हिंदू सांस्कृतिक परिसर है। उद्घाटन समारोह की बात करें तो इस कार्यक्रम का नेतृत्व महंत स्वामी महाराज ने किया और इसमें दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पाल मासातिले ने भी भाग लिया। तो ये महंत जी हैं, स्वामी महाराज जी। कार्यक्रमों की बात करें तो इसमें अंतर धार्मिक संवाद, यानी एक दूसरे के धर्म के बीच में जो संवाद होगा वो हो सकता है। शैक्षणिक कार्यक्रम, कुछ शिक्षाएं भी दी जाएंगी और सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, आज के सेशन का एक्स्ट्रा पॉइंट देख लें तो अभी जो है सोराट्स के बारे में हम लोगों ने देखा, जिसे जो है DRDO ने लॉन्च किया था उड़ीसा के चांदीपुर तट से। उसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि DRDO आखिर में है क्या। तो इसका जो फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है, तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है अनुसंधान और विकास की एक शाखा है। इसका उद्देश्य भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में सशक्त बनाना है, आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास तथा अग्नि और पृथ्वी मिसाइल श्रृंखला, हल्के लड़ाकू विमान, तेजस, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, पिनाका, वायु रक्षा प्रणाली, आकाश रडारों की एक विस्तृत श्रृंखला और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आदि जैसी सामरिक प्रणालियों और प्लेटफार्मों के सफल स्वदेशी विकास एवं उत्पादन से भारत की सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई है। तो ये सारा सिस्टम जो है DRDO द्वारा जो है विकसित किया गया है। गठन की बात करें तो इसका गठन जो है 1947 का समय, जब भारत को आज़ादी मिली उसके 11 वर्ष बाद इसमें प्लस करेंगे 11, तो 1958 में DRDO का गठन होता है। ठीक है, DRDO, और फिर इसमें प्लस करेंगे +11 तो इसरो का गठन होता है। तो आप यहाँ पर लिंक जो है लगा के रख सकते हैं। तो DRDO का गठन जो है 1958 में, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका बेंगलुरु में है, इसरो का। तो गठन की बात करें तो गठन वर्ष 1958 में भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय तथा रक्षा विज्ञान संगठन यानी DSO के एकीकरण से हुआ था। DRDO 50 से अधिक प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है।
यानी यहाँ पर 50 नेटवर्क हैं जो विभिन्न विषयों जैसे वैमानिकी, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, इंजीनियरिंग प्रणाली आदि को कवर करते हुए रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में गहनता के साथ संलग्न है। इसकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं जो आप देख सकते हैं। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल की श्रृंखला, ठीक है, तेजस हल्का लड़ाकू विमान, आकाश मिसाइल प्रणाली, ब्रह्मोस मिसाइल, ये सब आप डेली खबर में आप सुनते रहते हैं, ये सब DRDO द्वारा विकसित है। अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक, इंसास राइफल श्रृंखला, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, नेत्र UAV, पनडुब्बी और सोनार प्रणाली, ये सब सारे जो है DRDO द्वारा विकसित किए गए हैं। तो इसकी कुछ उपलब्धियां हैं। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।